बातचीत ये भारत कुमार सैनी की धर्मपत्नी वर्षा और ये इनके ससुर हैं, मतलब भारत कुमार के पिता हैं। और छोटा भाई भी आया है। ये बात सही है कि भारत कुमार सैनी ने उसको एक्सटॉर्शन किया, उसका करीबन 39 लाख रुपए। ये मुक्ता राव जिसने आरएस को टॉप किया है, जिसके बारे में मैं कई बार बयान दे चुका हूँ कि ये फर्जी टॉपर है, उनकी और उनके पति की यातनाओं से उसने सुसाइड कर लिया। अब जो पैसा दिया ये बात सही है, मेहनताना का ही दिया है, कोई ऐसी बात नहीं कि उनका कोई एहसान हो इन पर, बल्कि वो समय पे पैसा दे देते, पूरा नहीं तो टुकड़ों में दे देते, तो वो ये नौबत नहीं आती कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती, बिल्डिंग से कूदना पड़ता। अब इनका पूरे परिवार का मन है, विशेषकर वर्षा का मन है कि मेरे को मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए। तो अभी तो आप जानते हो थोड़ी व्यस्तता है इंडो पाक टेंशन के कारण, और मेरे को मुख्यमंत्री जी से मिला दूंगा। और ये शायद ये चाहती है कि कानूनी कार्रवाई हो। नहीं, लेकिन इनके तो समझौता हो गया ना, 41 लाख रुपए जो बकाए थे दे दाखिर इनका सब कुछ हो चुका है। आप किस चीज़ का ऑब्जेक्शन? मैंने आपको बताया ये कोई पैसा मांगने नहीं जा रहे हैं सरकार से, भाई हमको इतना पैसा दे दो। और जो पैसा दिया है आरोपी पक्ष ने, वो इनके मेहनताने का दिया है। इन्होंने कोई ज़्यादा भी नहीं मांगा उनसे, हमारा तो जो मेहनताना बनता है वो पैसा दे दो। वो पैसा इन्होंने ले लिया क्योंकि तो मेहनताना था। अब जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें कार्रवाई हो, ये तो इसका अधिकार बनता है। केवल आप 41 लाखों का पति को डेड बॉडी को थोड़ा बेचा है, जैसा मैं मानता हूँ। बाकी तो ये बताएंगे। जब आपके बात हो चुकी है पहले आरएस अधिकारी जो थी मुक्ता राव से, और आपने पैसे भी ले लिए, अब वो सारा आपका जो था, जो पहले मांग दी पैसा नहीं दे रही थी, वो सब कुछ हो गया। अब किस चीज़ को लेकर आप ये जता रहे हो, क्या है मैटर? सर, मैंने कोई अपने हस्बैंड की डेड बॉडी नहीं बेचा है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए है। मेरे हस्बैंड ने लास्ट वर्ड उनके लेटर में भी लिखा है कि मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और रही बात वो 41 लाख की, तो वो मैंने राजीनामा नहीं किया है। वो मेरे हस्बैंड की दिन रात खून पसीने की मेहनत की कमाई है, जो मेरे हस्बैंड ने मरने के बाद मिली है, जो कि वो पहले मिलना थी सर। जो कि वो 41 लाख मरने के बाद दिया है, वो पहले देना था उसको। वो तो मेरे हस्बैंड उसको 9 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख को भी गए मिलने, 18 तारीख को भी गए। और मैडम ने सबसे बड़ी गलती ये करा है, कानूनी कार्रवाई के साथ छेड़छाड़ किया। वो कानून में रहते हुए ऐसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया। 18 तारीख को मेरे हस्बैंड उसके घर गए हैं, उन्होंने वो पूरी फुटेज डिलीट कर दिया है। 18 तारीख की फुटेज नहीं दे रही है। FIR दर्ज कराई थी मैंने सर। अच्छा, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कोई आगे जांच ही नहीं ले, अभी तक मेरे बयान ही नहीं लिए हैं। मेरे बयान ही नहीं हुए हैं अभी मेरे। तो आज आप मंत्री जी हैं करोड़ीलाल जी से मिलने आए हो, क्या मैं सर से रिक्वेस्ट करने आई हूँ, सर मुझे इंसाफ दिला दिए, मुझे मेरे पति को इंसाफ दिलवाना है। नहीं तो जिस बिल्डिंग से वो कूदे हैं, 90 दिन का इंतज़ार कर रही हूँ सर, मैं भी उसी बिल्डिंग से कूद दूंगी, या तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, कहीं से भी करूँगी, लेकिन मैं आत्महत्या करूँगी। मैं अपने हस्बैंड को सिर्फ न्याय दिलाना चाहती हूँ। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? मुझे आश्वासन दिया है सर, तो मुख्यमंत्री जी से मिलाइए। मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड को न्याय चाहिए, न्याय दिलाओ। वो अपनी मेहनत का पैसा मांगने गए थे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कौन से थाने की बात है? विधायका थाने की। क्या कहा इंचार्ज ने, उनसे बात हुई? विनोद वर्मा जी हैं सर, उन्होंने अभी मेरे कोई बात नहीं हुई है मेरे से। सिर्फ मैं अपने पीहर चली गई थी दिल्ली छुटवाने के लिए, अब आई हूँ सर, और अभी तक मेरे कोई बयान नहीं हुए हैं, मुझे बुलाया नहीं गया, ना मेरे घर पे बयान लेने आए हैं। आपने भी तो थाने में जाके कहा होगा ना, क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें, हमने जो एफआईआर दर्ज करवाई है? सर मेरे पापा जी गए थे। क्या? पापा जी गए, लेकिन कोई मिलने को तैयार ही नहीं है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मुक्ता राव का इतना डंका बज रहा है सर, उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले भी धमकी दिया था। हाँ बाबू सर,
के आप क्या लगते हैं और मैं भारत कुमार का पिताजी हूँ। पिताजी हो सर, आप थाने में गए हैं, इस तरह की घटना हुई, सामने कैमरे की तरफ देख के बोलना है ना सर। जब आपके बच्चे की ऐसी घटना हो गई इस तरीके की, तो उसके बाद आपने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, थाने में एफआईआर दर्ज हुए, कितने दिन हो गए, उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कितनी बार आप पुलिस से मिल चुके हो और आज मंत्री जी से मिलने आए हो, तो क्या मैं विनायका थाने पे भी गया था, बोले हम कर रहे हैं, तो उन्होंने जांच है जो बोले जांच कर रही है, वो नक्शा बना रहे हैं, बिल्डिंग पे गए हैं, तो वहाँ पर 18 तारीख की कोई भी डिटेल नहीं निकली है। बोले आया नहीं 18, तो साहब घर से हमको बोल के गया था, आपकी पत्नी को बोल के गया था, मेरे को बोल के गया था, आपकी माँ को बोल के गया था, और पत्नी को तो ये भी बोल के गया था, बोले तेरे गहने आज छुड़वा दूंगा मैं, मेरे को पेमेंट हो जाएगा। तो मुक्ता राव के यहाँ पैसे लेने के लिए गया और वो बोल रही मेरे यहाँ आया नहीं, तो ऐसा कुछ जान के कौन बनना चाहेगा। बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी उसकी बिल्डिंग के नीचे, उसी की फ्लैट के नीचे मिली बॉडी। उसकी बिल्डिंग के नीचे मिली। अब वो 18 तारीख की डिले जो रिकॉर्डिंग है, और उसमें सुसाइड नोट में लिखा है मेरी रिकॉर्डिंग आएगी, लेकिन वो उसने डिलीट कर दी, तो यहीं से जांच प्रभावित होती जा रही है। अब पुलिस क्या कह रही है, मतलब आप मिले तो पुलिस वो कह रहे जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? 18 तारीख को हुआ था, आज 11 हो गई, 1 महीना होने वाला और 7 दिन कम है। तो मंत्री जी से आज आप मिले? मंत्री जी से हमें बहुत उम्मीद है, मंत्री जी हमको न्याय दिलवा सकते हैं, मंत्री जी से हमारे लिए भगवान का दर्जा दे रहा हूँ मैं इनको, ये हमको न्याय दिला सकते हैं। बाकी इस राजस्थान में कोई भी नहीं है, एक मौत तो होगी, कई मौतें और होंगी, ये इतना जालसाजी से चल रही है। मेरे बेटे को इतना जाल में फंसाया, 18 से 1200 रुपये का एग्रीमेंट बनवाया था, उसके बाद में वो ढाका जी बोलते हैं, बोले एग्रीमेंट का हिसाब से काम करना, मैडम बोलती पैसे की चिंता मत करना, उसको इतना जाल में फंसा लिया, ढाका जी को मत बोलना, ऐसा मत बोलना, उसको जाल में ऐसा फंसा के 2200 रुपये स्क्वायर फीट का काम करवा लिया उससे, और आखिरी में काम करवाने के बाद बोलते तेरा पैसा ही नहीं निकलता। तो 17 तारीख को उसने सुसाइड नोट लिखा, और 18 को गया उसके घर, बोले मैडम मेरा पैसा दे दो आप। 18 के बाद में 11:20 में मेरे बेटे के पास में फ़ोन आया, बोले बेटा मैं जा रहा हूँ, बेटा मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में तो वो कूद ही गया। अब क्या पता कूदा है कि धक्का दिया, वो भी हम नहीं जानते, कि हमारे पास में कोई सबूत नहीं है। बाकी ये जो मेरा बेटा है उसको पूरी डिटेल का मालूम है। मेरा नाम भानु प्रताप सैनी, मैं उसका पिताजी हूँ। हम अमित कुमार सैनी है, मैं भारत कुमार सैनी का छोटा भाई हूँ। क्या मामला था? थाने में गए, थाने के बाद तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आज मंत्री जी से भी मिले हो, मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया, क्या लगता है कोई न्याय मिलेगा आपको? मैं शुरू से भैया के साथ ही काम करता आ रहा हूँ, 5 साल 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वो मुक्ता राव मैडम के यहाँ खुद का कलर पेंट का काम पूरा मैंने ही करा है। हम दोनों भाई साथ में ही काम करते थे। वहाँ पर मुक्ता राव मैडम ने मेरे सामने कई बार उन्होंने कहा कि आप बोले, आप भरत जी बोले आप काम की टेंशन मत लो, पैसे की टेंशन मत लो, आप काम अच्छा करके दो मुझे, काम 1 रुपये की जगह 10 रुपये लगे तो भी आप बेफिक्र रहो, मैं पैसा आपको पूरा दूंगी। हमारे सामने मैडम ने हमारे वर्करों के सामने कई बार कहा, और हम काम बहुत अच्छा कर रहे थे। जो काम नहीं करने वाला था वो काम भी मैडम ने मुझसे भी करवाया कि अमित भैया बोले आप टेंशन मत लेना, आप भैया को बोलते जाना, बोले सब काम हो जाएगा, पेमेंट बोले देंगे। बस ये कि ढाका जी को मालूम नहीं पड़े, बस ढाका जी को मालूम नहीं पड़े, बस उनके 2 शब्द रहते थे, पेमेंट की चिंता मत करना, ढाका जी को मालूम नहीं पड़े। ढाका जी उनके हस्बैंड हैं, विजय ढाका जो उनके हस्बैंड है। तो अब ये काम करते गया, मैं भी करते गया था वहाँ काम। 13 तारीख 14 तारीख को मैडम ने मुहूर्त निकाला था, पहले निकाला था 8 या 9 तारीख का, और फिर उसके बाद में 14 तारीख का मुहूर्त निकाला उन्होंने। तो 13 तारीख को मैंने भैया से कहा भी कि मैंने भैया मुहूर्त करवाने की जगह पहले हिसाब करवा लो। फिर भैया ने कहा, वो भैया हम बातचीत करने गए भी थे, मैडम ने बोला एक बार मुहूर्त हो जाए उसके बाद में बोले मैं हिसाब कर दूँगी। तो 14 तारीख को भी मैडम ने मुहूर्त हमने करवा दिया। मैडम के हम खाना खा के हमको ज़बरदस्ती वो फ़ोन लगा पे बोले आओ खाना खाओ, हमने खाना भी खाया हो। फिर हमने कहा कि 15 तारीख को मैंने भैया हिसाब करवाने चलते हैं। तो भैया ने कहा कि बोले अब अभी मेहमान होंगे तो थोड़ा सा इज्जत का ध्यान रखते हो, बोले अपन आज नहीं चलते हैं, 16 तारीख को चलेंगे। तो मैं ठीक है भैया 16 तारीख को चले जाना। फिर भैया 16 तारीख को गया तो मैडम बहुत थकी आ भी आई थी, तो बोले अब एक काम करो 17 तारीख को बोले कल छुट्टी है, तो बोले 17 तारीख को बोले आ जाना। तो बोले 7 बजे, 17 तारीख को 7 बजे गए तो आधे घंटे में भैया वहाँ से वापस नीचे आ गया। मैंने भैया बड़ी जल्दी आ गया। तो
शाम को 7 बजे। तो मैंने बोले मैडम ने बोले कल 11 बजे बुलाया है। तो मैंने ठीक है कल 11 बजे बुलाया। तो मैंने यार क्या बोले पेमेंट देने के लिए बुलाया होगा। कल 18 तारीख को 11 बजे भैया वहाँ गया और 10:30 बजे समथिंग सारे सबके पास में मैसेज आया कि 11:30 बजे सब आ जाना। मेरे पास भी ऐसा मैसेज आया। तो मैंने ठीक है पेमेंट के लिए मैसेज आया था। फिर उसके बाद में 11:15 बजे समथिंग 11:14 पे तो भैया का मेरे पास कॉल आ गया। तो मैंने भैया मेरे से पूछता बोले बेटा कहाँ है तू। मैंने भैया चाय पी रहा हूँ 11 बजे भी चाय टाइम हो रहा है। तो बोले बेटा बोले तेरी भाभी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। मैंने कहा भैया ऐसी कैसी बातें कर रहा तू ध्यान रखना। मैंने तो बोले मैं यहाँ ऊपर हूँ मुक्ता भाव मैडम ने ये कहे। बोले इसके बाद बोले मैं भैया मैं दौड़ के आ रहा हूँ, मैं रुक जा तू 2 मिनट रुक जा मेरे पास में। ऐसी बात करते करते मैं 10वें माले से नीचे आया। फिर उसके बाद मैं 14 माले वापस ऊपर गया और जाके डायरेक्ट मैडम के घर में घुसा। और मैडम से मैंने पूछा मैडम भैया कहाँ है, भैया कहाँ है। तो बोले भैया मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो फिर मेरी एक लेबर ऊपर गई तो इसमें ऊपर का गेट खुला हुआ था। फिर हम मैडम मैं और मेरा एक लेबर हम तीनों जने ऊपर गए। मैं भैया भैया चिल्ला रहा सब दूर टेरेस के ऊपर। भैया कहीं नहीं दिखा। तो मैंने थोड़ा सा नीचे झाँक के देखा तो वहाँ नीचे भैया मुझे गिरा हुआ दिखा। कपड़े मैंने पहचान लिए थे भैया कि मैडम मैं और मेरा लेबर हम तीनों जने वापस लिफ्ट में बैठ के वापस नीचे गए। तो भैया को वहाँ से नीचे से उठाया, एक कार के अंदर से लेके बालाजी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से हम डेथ वहीं हो गई थी? हाँ सर इतना तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं भी होश में नहीं था। वहाँ जाके मैंने वहाँ एडमिट करवाया तो मैडम मेरा वीडियो बनाने लग गई कि बोले अमित भैया बोले क्या बोले घर में बीवी से झगड़े हुए थे क्या, बच्चों से झगड़े हुए थे क्या, किससे झगड़े हुए थे। जो भगत जी ने बोले मेरे यहाँ आके कूद के आत्महत्या कर ली। मैंने मैडम मेरे यहाँ किसी के यहाँ झगड़े, हमारे घर में परिवार में झगड़े होते ही नहीं हैं। मैंने जो भी आपने पैसा नहीं दिया उसके कारण मेरे भाई ने ये कदम उठाया है। पैसा फिर कब दिया और कैसे दिया, कैश दिया कि चेक दिया, कैसे कैश दिया था पैसा। कैसे दिया, कब दिया? 19 तारीख की सुबह 4 या 5 बजे समथिंग। मैं नहीं वहीं हॉस्पिटल में ही दिया। अपने कौन सा हॉस्पिटल, मोर्चरी SMS हॉस्पिटल में। और मैं मेरी भाभी को बताया नहीं था। मैंने मेरी माँ को, मेरी भाभी को, मेरी वाइफ को, मेरी बहन को, हमने किसी को इनको नहीं बताया था कि भैया को ऐसा कुछ हो चुका है। क्योंकि भाभी को, बहन को, मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल था मेरा। क्योंकि हम घर में कोई नहीं था, हम सिर्फ पिताजी, मैं और मेरा भाई, हम 3 ही जने थे। तो भैया तो जा चुका था, पापा जी हॉस्पिटल में थे, मैं परिवार को घर पर संभाल रहा था। मेरी भाभी को मैंने 3 बार ऊपर गच्ची पे रात को 2:30 बजे भैया बुला रहा है, बोले भैया बुला रहा है। मैंने कूदते हुए भाभी को पकड़ा है। मैंने भाभी नहीं, भाभी ने मेरे कई बार पे पकड़े। भैया बोले मेरे को जान दो, आपका भैया बुला रहा है, आपका भैया बुला रहा है। मैंने भाभी नहीं जा सकती। पैसे दिया था तो मैडम ने आपसे कुछ? नहीं उसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं घर पे था। और फिर 5 किसको दिया था? पिताजी को। पिताजी से लिखवाया था कि आपको से लिखवाया था कि मैडम ने? मेरे से ये लिखवाया था कि उसका मेहनतनामा पैसा हम दे रहे हैं, उसकी साइन कर दो, समझौता नहीं कर रहे हैं। जो पैसा दे रहे हैं ना मेहनतनामा, उसका बोले साइन कर दो ताकि हमको भी मालूम लगे कि आपको पैसा दे दिया, आपको पैसा मिल गया। और इन्होंने धोखाधड़ी से बोले वो समझौते का लेटर करवाया। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पिताजी होश में भी नहीं, तो बिना चश्मे के उनको लिखने में दिखता नहीं है। केस दिया था, मेरे को नहीं दिया, मेरे समाज वालों को दिया था। हमको तो दाग लगने के बाद में घर पे ला के दिया था उन्होंने पैसा। हमारे समाज बंधुओं को हाथ में दिया साइन किया था वो आपने पढ़ा नहीं क्या? आपके साथ मेरे पास चश्मा नहीं था, मैं चश्मे के बिना नहीं पढ़ पाता। साथ में तो कोई होगा ना? साथ में कोई नहीं था सर। ये साथ में मैं अकेला था, बाकी सब उन्हीं के दलाल थे चारों तरफ। मेरे को ये भी धमकी दी थी कि बोले एक तो गया, दूसरे को तैयारी करो, जितना मिल जाता लेते क्यों नहीं, क्यों नखरे दिखा रहे हो। अब क्या पता वहाँ कितने सारे वहाँ पर उन्हीं के लोग थे, करीब 20-25 लोग थे, उनके चारों तरफ से घेर रखा था। ठीक है। और हमारे समाज वालों को भी उन्होंने दबाव में ले लिया। ठीक है।